हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस कुंडली विश्लेषण के अंदर जो मेजर कंसर्न क्वेश्चन मांगा गया है या जिसका जवाब चाहिए वो ये कि सेकंड मैरिज कब होगी। यहाँ पे सेकंड मैरिज से पहले कुछ बात को समझना जरूरी है, क्योंकि एकदम से आप किसी दूसरे चीज़ में एंटर होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले वाले में ब्रेक क्यों आया। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन जो कि मैंने आपको जब व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड किया था तो मैंने यही कहा था कि मैरिज जो है वो 36वें साल के बाद, और दूसरा मैंने आपको शब्द यूज़ किया था कि कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ना चाहिए। मैंने ये भी नहीं पूछा कि शादी हुई है शादी नहीं हुई है क्या कुछ है, वो सारे क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे भी नहीं रखा था। आपने उसमें दोबारा रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा शादी हुई और ये सब कुछ वो सब कुछ हुआ, और आप अभी चाहते हैं कि सेकंड फिर से मैरिज हो जाए। भाई पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सोचना तो ठीक है, मगर समझिए सबसे पहले कुंडली क्या इशारा कर रही है। मैं कुंडली पे भी आऊँ उससे पहले मैं आपसे प्रैक्टिकल होकर पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि वो एक लव मैरिज थी जो कि अरेंज मैरिज के तौर पे होकर कंप्लीट हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपके बेटे हैं और जो वो लड़की रही, दोनों ने दूसरों को एक दूसरे को समझा, पहचाना, जाना, और उसके बाद जब मैरिज हो गई तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद वो चीज़ें टूट गई। जड़ पकड़ने की ज़रूरत है, उस रीज़न को खोजने की कोशिश करिए जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। आप 10 बार शादियाँ करा देंगे, 10 बार शादियाँ टूटेंगी, क्योंकि वो जड़ जो है वो जड़ को ही नहीं पकड़ पा रहे। सीधी सी चीज़ है। अब देखिए इस कुंडली के अंदर यहाँ पे आप जाते होंगे, कोई कह देता होगा 7वें का स्वामी है, 6ठे में बैठा है, डाइवोर्स तो होके ही रहेगा। ठीक है, होके रहेगा। शुक्र जो है वो इधर केतु है, इधर शनि है, पाप कत्री है, तो ये सब कुछ भी होके रहेगा। ठीक है, ये पाप कत्री में भी था, ये यहाँ भी था, शादियाँ भी हुई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सबसे पहले आप कुंडली बनाते वक्त सबसे पहले पन्ने को आराम से पढ़ना, और इस चीज़ को नोट करना आप, इस चीज़ को, क्योंकि जो जन्म है वो जन्म हुआ है आपका अमावस्या के जस्ट अगले दिन। ठीक है, अमावस्या से जस्ट अगले दिन के जन्म होने में यहाँ पे क्या चीज़ बनी, एक तो चंद्रमा, वो पूरी तरीके से क्षीण हो चुके हैं, पापी चंद्रमा कहेंगे यहाँ पर। भूल जाइए कि ये पंचम भाव का स्वामी है, ये करेगा फलाना ठिकाना ठिकाना, नो, किसी बात का कोई मतलब नहीं, सीधी सी चीज़ है। सबसे पहले सिर्फ चंद्रमा को देखिए, वो कहाँ का स्वामी है, अभी इसकी बात छोड़ दीजिए। ये चंद्रमा सूर्य से जस्ट एक दिन का मतलब है मुश्किल से 12 डिग्री के डिफरेंस को लिए हुए। जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कम से कम 4 घर का फासला ना हो, तब तक हम चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण या फिर अमावस्या, ये जो हो रहा है ये किस भाव पे हो रहा है, ये हो रहा है आपके 6th हाउस के ऊपर। ठीक है, यानी कि थिंग्स रिलेटेड विद सर्विसेज, इसके ऊपर कुछ चुनौतियां हैं, पहली कंडीशन। दूसरी बात, ना सिर्फ कि चंद्रमा बल्कि बुध की स्थिति भी यहाँ पे अच्छी नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर यहाँ पे बुध जो है वो सूर्य के साथ आ रहा है, और चंद्रमा जो कि खुद पीड़ित है उसको लेके चल रहा है। मतलब क्या हुआ इस बात का, सीधे सीधे सा मतलब आ रहा है। पहली चीज, बुध जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, मन चंद्रमा से देखते हैं, मस्तिष्क को भी चंद्रमा से जोड़ते हैं, लेकिन बुद्धि हम बुध से जोड़ते हैं। और जब कभी भी किसी भी कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों के दोनों पीड़ित होते हों, तो ऐसे स्थिति में आप मान के चलिए कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं। इसको हम कहते हैं पागलपन। आप जब खोजेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा। जिस किसी कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा दोनों ही किसी रूप में पीड़ित हो जाएं, तो व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अभी मैं शुरुआत करूँ तो देखिए जो लगन आ रहा है, लगन शुरुआती डिग्रियों में है। शुरुआती डिग्री में लगन होने से कहीं ना कहीं जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपदा। पूर्व भाद्रपदा के स्वामी होकर गुरुदेव भी बाहर में घर में बैठे हैं। या तो जेल जाना पड़ा हो, कोर्ट कचहरी जानी पड़ी हो, या मेंटल असाइलम जाना पड़े, या विदेश जाना पड़े। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इस राशि का स्वामी होकर भी गुरु वहीं पे कनेक्ट हो रहा है, ऊपर से वक्री है, वक्री होगा तो पीछे जाते ही नीच हो जाएगा। जहाँ वो नीच होगा इसका मतलब है दोस्ती होगी भी तो किसी ना किसी गलत व्यक्ति से दोस्ती पड़ जाएगी, कोई दो राय नहीं है। 50% यहाँ मानेंगे, 50% यहाँ मानेंगे। ठीक है, वो सोचने का ढंग, अगर वो 50% लेके यहाँ चला गया और उसने यहाँ पे दृष्टि दे दी तो उसने अपने आप को लव मैरिज की तरफ ले गया। अब वो हमारे लिए किसी काम की बात नहीं है। हमारे लिए मेजर 3 बातें जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। पहली कंडीशन, चंद्रमा इसलिए खराब है क्योंकि सूर्य के साथ एक दिन के फासले 12 डिग्री के कुछ अंतरों को लेकर बैठा हुआ है, पहला। दूसरा, बुध जो है वो भी पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा के साथ साथ बुध 2 कारणों से पीड़ित हो रहा है।
एक केतु क्योंकि वो उसकी राशि में बैठा है, दूसरा इन दोनों के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है जो कि इस कुंडली के लिए 12th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका चंद्रमा बुध कुंडली के छठे भाव के स्वामी और साथ ही साथ आपके 12वें भाव के स्वामी से भी दृष्ट है, इसलिए वो पीड़ित है। एक चीज समझ में आ गई। अब जिसमें इस कुंडली की तरफ चल चलिए, कुछ नहीं है, इसी का चंद्र कुंडली का वर्जन है। क्यों मैंने आपसे कहा बिना कोई बात सोचे समझे कि मैरिज जो है वो 36 के बाद, पहली चीज को समझ लीजिए। इस कुंडली के अंदर जब हम देखेंगे तो सूर्य लगन के स्वामी बन जाएंगे। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पे चंद्र कुंडली के आधार पर फिर भी न्यूट्रल हो जाएंगे क्योंकि अपने ही उस राशि के स्वामी। लगन कुंडली के हिसाब से सूर्य अच्छे नहीं कहूँगा क्योंकि वो 6th हाउस पूर्व जन्म के किसी न किसी प्रारब्ध कर्मा को लेकर चल रहे हैं जहाँ पे की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये 3 ग्रह जो हैं ये सीधे सीधे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मा को प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। सिर्फ गुरु की शुभ दृष्टि उसको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुरु वक्री हैं इसलिए वो भी कुछ हद तक अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ से देखना शुरू करें तो चंद्र राशि के आधार पे सूर्य के साथ चंद्रमा का मिलना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं आएगा, लेकिन अब चंद्रमा जो है वो 12th लॉर्ड है, फिर से परेशानी मानसिक स्तर पे, और उसके कनेक्ट होने से कहीं ना कहीं सूर्य और बुध पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक चीज, केतु का सीधा सीधा प्रभाव जो है वो आपके 2nd हाउस पे आ रहा है जो कि फैमिली के ऊपर है। राहु जो है वो 8th हाउस में चला गया। यहाँ पर भी शनि चंद्रमा से 4थे भाव में यानी कि मन के भाव में, निराशा के भाव में बैठा है और फिर दृष्टि दे रहा है। लेकिन इस कुंडली को जरा ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे 7th हाउस के स्वामी कौन है? शनिदेव खुद है, और दूसरे होते हैं उसके कोरूलर राहु। ऐसे फॉर्मेशन में ये जो मैरिज अगर चल सकती है किसी भी तरीके से, उसकी हैप्पीनेस को आने के लिए ही मिनिमम से मिनिमम 36 साल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके पहले तो विवाह करना आत्महत्या करने से कम नहीं होगा। कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी बोला, मैंने उनसे यही कहा, इवन कि राजस्थान में कुछ फीमेल्स ने भी पूछा, मैंने उनसे भी कहा, समझिए उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बात को समझना जरूरी है। आप 1 साल 2 साल 2.5 साल की खुशी पालोगे, जिंदगी भर के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे। अगर डाइवोर्स बेटे का हुआ है तो उस लड़की का भी हुआ है, और दोनों के लव मैरिज होने के बाद क्यों स्थितियां खराब हुई, अब समझिएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पर छिपी हुई है, ये कंडीशन। शुक्ल प्रतिपदा का जन्म होने के साथ साथ जो करना है वो करना में केतु आएगा। इवन तो सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा कि वहाँ जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर आत्मकारक है, 12th हाउस में बैठा है, 1st हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, 1st हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है। विदेश की तरफ जाके कोई एक कर्म बाकी है, उसे करेंगे तो चीज़ें खुलेंगी। क्योंकि करना जो है वो हमारे प्रोफेशन को कनेक्ट करता है, और करना जो है वो यहाँ पे स्थिर हो रहा है, केतु के साथ आ रहा है, और ये केतु एक्चुअल में 7th हाउस में बैठा है। अब मेरी बात को समझिए, मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, वहाँ तक चीज़ पहुँची, जिंदगी धक्का मारना चाह रही थी किसी बात को लेकर जो कि प्रोफेशन को चेंज कर सके, किसी बात को लेकर जो प्रोफेशन को चेंज कर सके, प्लेस चेंज कंपलसरी थी। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो सीधे सीधे प्रॉब्लम है। अब देखिए दूसरी चैलेंज क्या है, जो दशा चल रही वो दशा के अंदर राहु का प्रभाव 2017 से चल रहा है 2035 तक। राहु जो है वो 1st हाउस में बैठे हैं और वो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। 1st हाउस में बैठने के कारण उस पर गुरु का प्रभाव है जो कि 12वें घर को दर्शाता है, और रेवती नक्षत्र में बैठने के कारण जो प्रभाव है वो बुध से जुड़ रहा है, और बुध 6ठे घर का, मार पीट लड़ाई झगड़े बीमारियां 6ठे भाव का पार्ट है, और सर्विस भी 6ठे भाव का ही पार्ट है। और राशि का स्वामी 12th में गया, कोर्ट कचहरी ये वो सारी चीज़ें, मानसिक परेशानियां जो हुई वो इस राहु के फेज में हुई। राहु अपने आप में विदेश को कनेक्ट करता है और उसकी दशा चल रही है। आपके कुंडली में भाग्य भाव के अंदर शनि बैठे हैं जो कि कहाँ से आके बैठे हैं, 12th हाउस से आके बैठे हैं, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं इनको विदेश की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। ये जब तक कि केतु, ये जो इनमें करना का स्वामी है, ये जब तक नहीं खुलेगा, जिस पर्टिकुलर मकसद के साथ ये करना चल रहा है वो नहीं खुलेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 2nd मैरिज करा लीजिए, nth मैरिज करा लीजिए, कोई फायदा नहीं है, सब टूटेंगी, सब टूटेंगी, क्योंकि कर्मा जो है वो कनेक्ट है। अगर आप षष्ठ्यांश D60 के चार्ट को लोगे, अगर मीन पोजीशन से लेंगे तो केतु शनि के साथ आएगा जो कि कर्म कारक ग्रह है, और अगर ट्रू पोजीशन से भी लोगे, ट्रू नोट से लोगे, तो केतु आपको गुरु के साथ मिलेगा जो कि आत्मकारक है। इसका मतलब है व्यक्ति के जीवन में कुछ एक ऐसा पेंडिंग है जो कि केतु से कनेक्ट है। लव हुआ, लव होने के बाद मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद पकड़ने की कोशिश करिए वो कौन सी छोटी चीज़ें थी जिसको लेकर टकराव हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति का सीधे सीधे प्रोफेशन हिट होना था। ये करना का संबंध है, विवाह के भाव में वो बैठा हुआ है इसलिए उसके साथ वो जुड़ रहा था। ठीक है, दशा का इशारा भी यही है। अगर हम मेन महादशा देखने की कोशिश करें तो राहु है, पहले ये बोलूँगा क्योंकि 1st हाउस में बैठा हुआ है, परेशान हो जाएगा व्यक्ति इस समय। लेकिन अगर कोशिश हो सके हॉस्पिटल कोर्ट कचहरियों से बचने के बजाय इधर से हटने के लिए ज़्यादा बेहतर है, कोशिश करें विदेश की तरफ जाए। अभी आपका जो 2nd दशा चंद्रमा की प्लेसमेंट के कारण जब हम देखेंगे शेम तारा दशा, तो उसकी भी गुरु की दशा चल रही है 2007 से लेकर 2023 तक। 2023 में जून जुलाई के आगे जाके ये शनि में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो व्यक्ति जो है वो 2007 से 2023 के बीच में ही कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पे परेशान चल रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। परिस्थितियाँ राहु से चल रही हैं, व्यक्ति गुरु से चल रहा है, ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट है। सेकेंड थिंग इज कि जब शनि का प्रभाव शुरू होगा तो 2023 के आखिरी तक, मान लीजिए कि वो चीज़ जून में घटना शुरू हो रही है तो आप दिसंबर तक महसूस करिएगा आपके पास ये जो आने वाला साल है इसमें एक पोटेंशियल बनेगा। उस पोटेंशियल के साथ ये अपने आप को पहले तो बाहर भेजे, विदेश भेजे। चंद्र कुंडली में 7th हाउस का स्वामी 7th हाउस में एंटर होएगा, तब जाकर कहीं कोई चीज़ उनको पार्टनरशिप कुछ समझ में आती है तो मैरिज में इन्वॉल्व हो पाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़, लगन से दशा देखने की कोशिश करें तो केतु की चल रही है 2022 से 2029 तक, जो कि 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैरिज की संभावनाएं आगे बन सकती हैं। कंडीशन वही, जिस पार्टनर से होनी है उस कर्मा के साथ कनेक्ट होकर होगी। अब आ जाते हैं नवाज के ऊपर। नवाज की कुंडली में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ के स्वामी कौन? चंद्रमा। यहाँ के स्वामी कौन? शनि। अब देख लीजिए नवाज की कुंडली में खुद अपने आप में 7th हाउस के लॉर्ड है शनि। जब शनि हो रहे हैं और शनि उच्च के हो रहे हैं तो सीधी सी चीज़ थी, शनि का कारक तो है दुख देना और डिले देना, तो या तो मैरिज को डिले करें या दुखी कर दें, पहली कंडीशन। अब दूसरी बात, 1st हाउस का लॉर्ड होकर चंद्रमा 4th में तो आया लेकिन उच्च के शनि के साथ प्रभावित हो गया। युति देख के खुश होने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब उच्च के शनि का प्रभाव पड़ेगा तो सारा का सारा जो शनि का दुख है वो चंद्रमा में हमारे अंदर ही चला जाएगा। दूसरी बात है, मंगल के साथ आपस में शनि मंगल लड़ रहे हैं। अगर सिर्फ इस नवाज को देखा जाए तो सबसे पहले ही प्रॉब्लम क्या है, मैरिज के अंदर डोमेस्टिक लाइफ बहुत ही खराब है। हर तरह की चीज़ों से मार पीट, लड़ाई झगड़े, हर तरह की चीज़ों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये 4th हाउस बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ भी ये संबंध शनि के साथ बन रहा है, यानी कि व्यक्ति को प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा, ना कि इमोशनल होकर। यहाँ पे जो जातक हैं थोड़े इमोशनल नेचर के, क्योंकि पूरे सोचने का ढंग है गुरु का, ठीक है, और यहाँ पे डिमांड हो रही है शनि की प्रैक्टिकलिटी की, ठीक। इस कारण से यहाँ पे मैरिज की जो भी पॉसिबिलिटियाँ बनती वो भी देर से बनती, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा। राहु के प्योरली इस कुंडली के अंदर वर्गोत्तम है, और फिर से वही कह रहा हूँ, ये जो फॉर्मेशन काम कर रहा है ये दर्शा रहा है कि कोई ना कोई कर्म ऐसा कनेक्ट है जो व्यक्ति का विदेश में जाके उसे करना है। जब वो चीज़ ओपन होगी तब ही लाइफ के अंदर कोई पार्टनर आएगा और आप आगे चला पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है आपके जीते जी कम से कम उसका घर बस जाए। लेकिन जब तक इस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से भी समझने की कोशिश करो, मैरिज तो हो गई, लव मैरिज ही हुई, यानी कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, सब कुछ था, फिर भी ब्रेक हो रही, क्योंकि ये जो बन रहा है सूर्य चंद्रमा का अमावस्या दोष, ये बन रहा है छठे घर के अंदर। इसके अंदर आपका 7th हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व हो गया, वो भी पिस गया। इस कारण से मेजर फैक्टर ये है, कहीं ना कहीं ये जो सर्विस या जॉब का एरिया है इसमें कुछ बदलाव के लिए ज़िंदगी फोर्स कर रही है। अगर यहीं रखते हो आप ये करते हो तो फिर आप खुद ही देखोगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ जा रही है। दशा को देखो, राहु कनेक्टेड गुरु से, कनेक्टेड बुध से, मानसिक परेशानियों और बीमारियों को दर्शा रहा है। इसलिए पहले उनको, और इतना जल्दी फोर्स करने का भी कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति ने बहुत कुछ बुरी तरीके से एक डेडली लाइफ को देख लिया है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके हो सकता है अभी नहीं हो कोई बात नहीं, 2.5 साल के बाद हो, कोई हड़बड़ी मत करिएगा। 2023 से लेकर 2025 का समय दीजिए। चंद्र राशि से ये इस तरफ आ रहे हैं, शनि गुरु के साथ टच कर रहे हैं, आत्मा अपना कर्मा समझ लेगी। आप 2025 तक के वक्त के अंदर उनको ढल जाने दीजिए, अपने आप ही वो चीज़ें हो जाएंगी। बस फैक्टर यही करिए, किसी तरीके से बाहर हटाने की कोशिश करिए, जो आप 2023 के अंत तक कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है वो वहाँ पे कनेक्ट होगा। अभी अगर आप फालतू में प्रेशर देते हो तो फिर यही रख दिया आपने, इंडिया के अंदर दशा पड़ेगी शनि की दशा फिर किसमें जाएगी? 12th हाउस। तो मानसिक परेशानी की वजह से व्यक्ति जो है वो खुद डिप्रेशन की तरफ और एंटर होते जाएंगे। इसलिए अभी प्रेशर वगैरह कुछ मत करिए, इतनी कोशिश करिए कि यहाँ से दूर हटा जा सके। भाग्य का संबंध 12th हाउस से है, उसे करने की कोशिश करिए, वो चीज़ें खुलेंगी तो नेचुरली सारी चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि दशा ये इशारा कर रही है कि इनको बाहर हटना चाहिए। अभी जब तक के गुरु का प्रभाव है 2023 तक, तब तक वो राहु की चीज़ को नहीं समझ पा रहे। जब शनि का प्रभाव आएगा तब उनको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। 2023 या 2023 का जब एंड हो रहा होगा वहाँ तक जाके उनकी मूवमेंट पॉसिबल है। मूवमेंट हो जाने के बाद 24 और 25 का पीरियड है आपके पास, उतने पीरियड में आप चीज़ों को धीरे धीरे करके स्टेबलाइज कर पाएंगे। और इस बात के लिए प्रॉपरली मन बना के चलिए। इस कुंडली के अंदर जो सबसे नेगेटिव बात है वो ये वाली चीज़ है, राहु केतु और मंगल, ये 3 ग्रहों का केंद्र में बैठना, इसको कहते हैं सर्प दंश टाइप की चीज़। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब किए हुए भी है। जब आप विदेश रखोगे, इस पर्टिकुलर हाउस को एज ए लग्न ट्रीट करेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बैलेंस होती चली जाएंगी।
ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर खोजना भी चाहते हो तो आप जो करना होते हैं उसमें स्थिर करना में केतु का करना, इसको खोज लीजिए। स्पेसिफिकली वो कौन सा कर्म है ये नहीं कहा जा सकता, बस कुछ ना कुछ एक हिडन कर्म है जो विदेश से जुड़ रहा है, उसको ओपन करिए, वो ओपन होगा। बाकी सारी चीज़ें नेचुरली ओपन होती चली जाएंगी। इधर उधर के फालतू की चीज़ों के चक्कर में पड़ने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। धन्यवाद।